स्वागत है भाई सभी का। आ जाइए भाई सभी लोग जल्दी से जल्दी। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हम आपको बता दें, हम लोग पढ़ेंगे आज नंबर सिस्टम, है ना। नंबर सिस्टम में आपसे बिल्कुल बेसिक से आज हम आपको बताने वाले हैं कि नंबर सिस्टम में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। तो फिर स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति, जैसा कि हमने आपको बताया। संख्या पद्धति को हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। यहाँ से जिस टाइप के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और क्या क्या आपसे पूछा जाता है इन सारी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें, नंबर सिस्टम जो आपका होता है इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले उन चीज़ पर चर्चा करेंगे जो चीज़ें नॉर्मली होती हैं, हर किसी को पता होनी चाहिए। जैसे संख्या पद्धति की अगर हम बात करें तो शुरुआत ही नंबर्स से होती है। संख्या पद्धति का मतलब ही क्या है कि संख्याओं का ज्ञान हो, है ना। संख्या पद्धति का मतलब ही क्या होता है कि हमको संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। अगर हमको संख्याओं का ज्ञान है तो फिर बहुत अच्छी बात है, अगर संख्याओं का ही ज्ञान नहीं है तो फिर क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको क्या होना चाहिए, सर संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको संख्याओं का ज्ञान कराएंगे कि संख्या पद्धति में आपको क्या क्या संख्याएं, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद में आगे सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, अगर हम बात करें नंबर सिस्टम जो कि आप पढ़ने वाले हैं सभी लोग, नंबर सिस्टम है ना, आप सभी लोग नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आपसे जो है क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आपसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप आसानी से इनको कर पाओ। ठीक है। देखो, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि प्राकृत संख्याएं, आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत होता है, प्रकृति नहीं होता है ना। क्या होता है, प्राकृत संख्या। बताओ भाई, सबसे पहले तो आप लोग ये बता दीजिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है। देखो, हम आपको बताते हैं प्राकृत संख्या की अगर हम बात करें तो प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं से किसी चीज को हम गिनते हैं। यानी कोई वस्तु हो, वस्तुओं को गिनना, कोई चीज हो, उन चीजों को गिनना। मतलब आप ये समझ लीजिए कि प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिससे हम किसी चीज की गिनती करते हैं, या किसी चीज का गिनना ही क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का उसी में यूज होता है। जैसे हमने कोई चीज, कोई वस्तु खरीदी जिनकी संख्या 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, तो उनको हम किस प्रकार से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब आप संख्याओं में उनको गिनते हैं। तो वो आपकी क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो आप सभी को सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि हमारी प्राकृत संख्याएं क्या क्या होती हैं, है ना। प्राकृत संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें प्राकृत संख्याओं की, तो ये एक से स्टार्ट होती हैं। जैसे 1 2 3 हुआ, आपका 4 हुआ, 5 हुआ, इनफाइनिट तक, है ना। शुरुआत कहाँ से जिनकी होती है, एक से शुरुआत होती है। 1 2 3 4 5 और अनंत तक आपकी चली जाती हैं, जो आपकी क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो प्राकृत संख्याओं का ज्ञान हर किसी को होना चाहिए। इसके बाद में अगर हम बात कर दें पूर्ण प्राकृत की, किसकी बात कर दें, पूर्ण प्राकृत की, कि भैया पूर्ण प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो देखो, अगर हम पूर्ण प्राकृत संख्या की बात करें, देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं आपकी, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनेट तक। अब हम अगर बात कर दें कि पूर्ण प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, तो देखो पूर्ण प्राकृत में क्या होता है, जो आपकी ये प्राकृत संख्याएं होती हैं, पूर्ण प्राकृत में हम क्या करते हैं कि जीरो और अपने पास से लगा लेते हैं। जैसे जीरो लग जाएगा, बाद बाकी आपके वही नंबर रहेंगे, 1 2 3 4 5, इनफाइनिट तक आपके रहेंगे। सभी के बात समझ में आई। तो जैसे आपकी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं और आपकी पूर्ण प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है भाई।
तो आपकी प्राकृत संख्याएं और आपकी पूर्ण प्राकृत संख्याएं, इनको सभी लोग याद रखेंगे, है ना। अब देखो हम आपको बता दें, प्राकृत संख्याएं क्या थी आपकी, एक से लेकर हमने लिखा मतलब अनंत तक चली जाएं, जिनसे किसी चीज को हम गिनते हैं, है ना। ये सारी चीजें होती हैं जिनसे किसी चीज को गिना जाता है। पूर्ण प्राकृत की अगर हम बात करें तो 0 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, तो वो आपकी क्या होती हैं, पूर्ण प्राकृत संख्याएं होती हैं। सभी लोग इस चीज को याद रखेंगे। अगर हम यहीं पर बात कर दें सर, प्राकृत हो गई पूर्ण प्राकृत। अगर सर हम बात कर दें सम संख्याओं की, कि सम संख्या क्या होती हैं, काय की बात कर दें, अगर हम बात कर दें सर सम संख्याओं की, तो सम संख्या क्या होती हैं, आप सभी लोग इनको याद रखेंगे। आप यहाँ पर लिख सकते हो, जिन संख्याओं में 2 से भाग चला जाए, 2 से भाग चला जाए, वो आपकी क्या होती हैं सर, सम संख्या होती हैं। जिन संख्याओं में हम 2 से भाग दे दें, या जो संख्याएं 2 से कट जाएं, 2 से डिवाइड हो जाएं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब जैसे हम आपके सामने लिखें, 2 से भाग तो 2 में ही चला जाता है, जैसे 4 में चला जाता है, जैसे 6 में चला जाता है, जैसे 8 में चला जाता है, जैसे 10 में चला जाता है। मतलब इस प्रकार से जिन संख्याओं में 2 से भाग चला जाए, जो संख्याएं 2 से पूर्णतया कट जाएं, वो आपकी क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। तो हमने आपको किन किन संख्याओं के बारे में बताया, आपको हमने प्राकृत संख्याओं के बारे में बताया, आपको हमने पूर्ण प्राकृत संख्याओं के बारे में बताया, आपको हमने सम संख्याओं के बारे में बताया। आपने जाना कि प्राकृत संख्याएं वे होती हैं जिन संख्याओं से किसी चीज की हम गिनती करते हैं, जिन संख्याओं से हम किसी चीज को गिनते हैं वो आपकी प्राकृत संख्या है। पूर्ण प्राकृत में क्या होता है, एक आपका ये जो 0 होता है ये और लग जाता है, तो आपकी पूर्ण प्राकृत हो जाती है। सम संख्याओं की अगर सर हम बात करें, तो जिन संख्याओं में 2 से भाग चला जाए, यानी 2 से जो संख्याएं पूर्णतया कट जाएं, उसको हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे हमने आपके सामने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से ये आपकी क्या होती हैं, ये आपकी सम संख्याएं होती हैं। ठीक है। आगे अगर सर हम बात करें विषम संख्याओं की, कि विषम संख्याएं क्या होती हैं, हम लोग बात करेंगे विषम संख्या की। काय की बात करेंगे, विषम संख्या की बात करेंगे, कि सर विषम संख्याएं क्या होती हैं। हर कोई विषम संख्याओं को जानता होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जो विषम संख्याओं को ना जानता हो। तो देखो, अगर विषम संख्याओं की हम लोग बात करते हैं, तो विषम संख्या जैसे जिसको ओड नंबर बोलते हैं, सम संख्या जिसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। तो देखो, विषम संख्याएं वो होती हैं जो संख्या आप लिख सकते हो, जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो। क्या होता है सर, जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, ना हो, उनको हम कहते हैं विषम संख्या। ठीक है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि सर विषम संख्या क्या होता है, तो जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो, उन संख्याओं को कहते हैं विषम संख्या। ठीक है भाई। अब जैसे हम आपसे कह दें, जैसे आपके सामने लिख दें एक जो होता है ये 2 से विभाजित नहीं होता है। जैसे हम आपसे कह दें 3, ये विभाजित नहीं होता है। जैसे हम कह दें आपसे 5, ये विभाजित नहीं होता है। जैसे 7 कह दें, जैसे 9 कह दें, जैसे 11 कह दें, इस प्रकार से जो ये संख्याएं होती हैं, ये आपकी संख्याएं विभाजित नहीं होती हैं। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये संख्याएं विभाजित ना होने वाली संख्याएं हैं। तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि जो संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11 मतलब इन संख्याओं से विभाजित ना हो, उनको क्या कहा जाता है, विषम संख्या कहा जाता है। जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो, है ना, इनसे मतलब नहीं, जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो उनको कहते हैं विषम संख्या। तो आपने अभी 4 संख्याओं के बारे में जाना। देखो, संख्याएं वैसे अगर आपसे एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि संख्याएं होती कितने प्रकार की हैं, तो आप लोग आंसर क्या करेंगे, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सर संख्याएं होती कितने प्रकार की हैं, तो संख्याएं जो होती हैं वो 12 प्रकार की, टोटली अगर संख्या पूछी जाती है तो 12 प्रकार की संख्या होती हैं। जैसे अभी हमने आपको कितनी बता दी, एक प्राकृत संख्या बताई, एक पूर्ण प्राकृत बताई, एक सम बताई, एक विषम बताई। 4 प्रकार की अभी हमने आपको संख्या बताई। अब नंबर आता है 5वें प्रकार का। 5वें प्रकार में कौन सी संख्या आती है उसको जानेंगे। जैसे एक आपकी होती है भाज्य संख्या। देखो, अब आप यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है। जिस किसी को भी नहीं पता है वो लोग भी भाज्य संख्या के बारे में जान लें।
देखो यहाँ पर आप लिख सकते हो जो संख्या कम से कम 3 अंकों से विभाजित हो जाए। तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जो ना जानता हो। अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि भैया ये बताओ, आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ये बताओ भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आपको सर पता होनी चाहिए कि जो संख्या कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित हो। मतलब जैसे आप जानते होंगे कि कई संख्याएं होती हैं, कई संख्या 1 से कट जाती है, हर संख्या 1 से कटती है और हर संख्या खुद से कटती है। यानी प्रत्येक संख्या 2 संख्याओं से तो कटती है, एक तो 1 से, एक तो खुद से। इतने नंबर से हर संख्या कटती है, लेकिन इतने से अधिक अगर कितने भी नंबर से कटेगी तो वो आपकी क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। इस चीज को सारे लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि सर बताइए भाज्य संख्या क्या होती है, तो आप आराम से आसानी से आंसर को कर पाएंगे, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये बता दो कि भाज्य संख्या क्या है, तो आप आसानी से आंसर को कर पाएंगे अगर आपसे भाज्य संख्या पूछा जाए। अब देखो जैसे में अगर हम लिखें एग्जाम्पल के तौर पर कि भाज्य संख्या होती कौन कौन सी हैं, तो आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम भाज्य संख्याएं लिख दें, जैसे आपकी एक हो गई सबसे छोटी, अगर भाज्य संख्या पूछी जाती है तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। कभी भी एक क्वेश्चन आपसे आएगा, आप लिख लीजिए, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ये बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आप तुरंत आंसर कर देना कि सर सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। 4 के बाद सर आपका 6 आता है, 6 के बाद 8 आता है, 9 भी आता है, 10 भी आता है, 12 भी आता है, 14 भी आता है, 15 भी आता है। ऐसे ही आपका इनफाइनिट तक चलता जाएगा जो भाज्य संख्या होंगी। अब आप चाहें तो ट्राई कर लें, बताओ कोई भी नंबर आप कहें सर 9 लिख दो, 9 तो विषम संख्या है। आपसे कभी ये भी पूछा जा सकता है कि क्या विषम संख्या भाज्य संख्या हो सकती है। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है क्या विषम संख्या भाज्य संख्या हो सकती है, भाज्य संख्या हो सकती है। तो आप आंसर क्या कर देंगे, हाँ हो सकती है। अगर आपसे कभी भी प्रश्न पूछ लिया जाए क्या विषम संख्या भाज्य संख्या हो सकती है, तो आपका आंसर रहेगा हाँ हो सकती है। कैसे, आपके सामने एक तो 9 ही लिखी है विषम संख्या, आपके सामने एक 15 लिखी है विषम संख्या, है ना, ये संख्याएं आपके सामने लिखी हैं, ठीक है। तुम उधर कहाँ जाती हो, चलो भाई। अब देखो 9 को अगर हम डिवाइड करें तो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो गया, 3 से भी डिवाइड हो गया, इसके बाद में आप देखेंगे 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। आप देख रहे होंगे जो 9 है वो 1 से भी डिवाइड हो गया, 3 से भी डिवाइड हो गया और 9 से भी डिवाइड हो गया। हमने आपसे कहा कि कम से कम जो संख्या 3 नंबर से डिवाइड हो जाए वो आपकी क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। हमने आपको ये भी दिखाया कि 3 नंबर से कैसे, कोई भी आप नंबर लिख लो, हम 15 लिख लेते हैं, 1 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 5 से होगा और 15 से भी होगा। देखो कम से कम 4 संख्याएं आ गई। आप किसी भी नंबर्स को डिवाइड करिए, हमारा मतलब ये था जो हमने लिखा है जो संख्या कम से कम 3 अंकों से, मतलब ये 3 अंक से डिवाइड हो जाए, एक तो 1 से, एक तो खुद से, और एक कोई भी नंबर हो जिससे डिवाइड हो जाए, फिर 3 से अधिक जितने भी नंबर हो जिनसे डिवाइड हो जाए वो आपकी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप आंसर कितना करेंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। हो सकता है कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया ये बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, तो आप तुरंत से आंसर कर देंगे कि सर सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4 होगी। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए भाई अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है अभाज्य संख्या। अगर आपसे सर अभाज्य संख्या पूछी जाती है कि भैया अभाज्य संख्या क्या है ना, बताओ भाई। अगर आपसे एक भाज्य संख्या पूछी जा सकती है, एक अभाज्य संख्या पूछी जा सकती है ना, तो आप ये बताइए अभाज्य संख्या जो होती है, जो संख्या आप यहाँ पर लिख सकते हो,
जो संख्या सिर्फ एक से और स्वयं से विभाजित हो, एक से और स्वयं से विभाजित हो, जो संख्या स्वयं से और एक से विभाजित हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सर भाज्य संख्या, क्या अभाज्य संख्या। जैसे हम आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दें, जैसे एक 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 10 11 हो गया, 13 हो गया, 15 16 17 हो गया, 18 19 हो गया, इस प्रकार से। अब आप देखेंगे कि जो अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि सबसे छोटी, आपसे क्वेश्चन सर पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या कौन सी है? ये क्वेश्चन आपसे एक पूछ लिया जाएगा, भैया ये बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सर जी आप आंसर कितना कर देंगे? तो आप आंसर कर देंगे 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो आपकी 2 होती है। अगर किसी को नहीं पता है तो सभी लोग इस चीज़ को याद रखेंगे, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है। अब एक यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछा जा सकता है क्या सम संख्या अभाज्य हो सकती है? अभाज्य हो सकती है। तो आप आंसर कर देंगे जी हाँ हो सकती है। अगर आपसे पूछा जाता है कभी भी क्या सम संख्या अभाज्य हो सकती है तो आप आंसर कर देंगे हाँ हो सकती है। ठीक है, आंसर क्या करेंगे? हाँ हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 जो है ये सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है 2। तो इस चीज को आप सभी लोग याद रखेंगे। 2 आपकी कैसी है? 2 आपकी सम संख्या भी है और 2 आपकी अभाज्य संख्या भी है ना। इस चीज को सारे लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 कैसी संख्या है, 2 आपकी सम भी है और अभाज्य भी है। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। अगली संख्या आपसे पूछी जाती है कि भैया परमेय संख्या बताओ। अगर परमेय संख्या की आपसे बात कर दी जाए कि परमेय संख्या से जुड़ा हुआ आपसे प्रश्न आ सकता है परमेय संख्याओं को लेकर के, तो सबसे पहले तो आप लोग एक चीज को याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? आप यहाँ पर लिख लीजिए जिस संख्या को P अपान Q के रूप में लिखा जा सके तथा Q बराबर 0 ना हो। यानी आप कह सकते हैं कि Q इज नॉट 0, Q बराबर 0 ना हो। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा? परमेय संख्याएं जो होती हैं जिस संख्या को P अपान Q के रूप में लिखा जा सके तथा Q बराबर 0 ना हो तो वो आपकी क्या होती है? परमेय संख्या। जैसे हम आपके सामने लिख दें 1/2, जैसे हम आपके सामने लिख दें 2, जैसे हम लिख दें 5, जैसे लिख दें 3/4, है ना, इस प्रकार से। अब इसके बाद में ये तो संख्याएं आपकी परमेय हैं ही। अगर पूर्ण वर्ग संख्या रूट के अंदर लिखी हुई है, आप यहाँ पर लिख लो, अगर इनके अलावा, ये तो आपकी है, इनके अलावा अगर पूर्ण वर्ग संख्या रूट के अंदर लिखी है तो वह परमेय संख्या होती है। परमेय संख्या होती है। आप इस चीज को याद रखेंगे। आपसे अगर सर पूछ लिया जाए अगर पूर्ण वर्ग संख्या रूट के अंदर लिखी है तो वह कैसी संख्या होती है? परमेय संख्या के अंतर्गत आती है।
अगर पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे अब यहाँ पर हम आपके सामने लिखें, जैसे यहाँ पर लिख लो, जैसे जैसे रूट में 4 लिख दें, जैसे रूट में 9 लिख दें, जैसे रूट में 16 लिख दें, इस प्रकार से अगर हम लिख दें तो आप समझ जाइए कि वो संख्या जो है कैसी होती है, वो संख्या आपकी परमेय संख्या होती है। और अगर रूट के अंदर आगे हम आपको बताएंगे, इतना आपको पता हो गया होगा, जैसे हमने कहा कि q बराबर 0 ना हो, अगर जो q p वाला पोर्शन तो आपका ऊपर का हो गया, q वाला पोर्शन आपका नीचे का हो गया। अगर q की वैल्यू सर 0 हो जाएगी तो जहाँ 4 लिखा है यहाँ पर 0 आ जाएगा। कितना आएगा सर? 0 आ जाएगा। तो फिर ये संख्या परमेय संख्या नहीं रहेगी। तो हमने आपसे कहा कि p अपान q के फॉर्म में तो हो, लेकिन q इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर q इज इक्वल टू 0 है तो फिर वो आपकी परमेय संख्या नहीं रहेगी। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगली संख्या आपकी आती है अपरिमेय संख्या। कौन सी आती है सर? अपरिमेय संख्या। ठीक है भाई, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अगली संख्या आपकी कौन सी है? अपरिमेय संख्या। सबसे पहले तो हमने आपको बता दिया है, सबसे पहले तो हमने आपको बता दिया है कि परमेय संख्या आपकी कौन कौन सी होती हैं। हमने आपको ये बताया है ना, परमेय संख्या और सारी संख्याओं के बारे में हमने आपको बताया। संख्याएं जो थी आपकी वो आपकी ये थी, नंबर 1 आपकी थी प्राकृत संख्या, नंबर 2 थी पूर्ण प्राकृत संख्या, नंबर 3 आपकी थी अभाज्य संख्या, नंबर 4 थी भाज्य संख्या, नंबर 5 थी आपकी सम संख्या, नंबर 6 विषम संख्या, नंबर 7 परमेय संख्या, नंबर 8 प्राकृत क्या नाम अपरमेय संख्या। तो हमने इतनी संख्याओं के बारे में अभी बताया, जिसमें भी आपको हमने अपरमेय संख्या नहीं बताई है। यहाँ पर आप लिख सकते हो जिस संख्या को p अपान q के रूप में ना लिखा जा सके, यानी जिसको p अपान q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, वो आपकी संख्या यहाँ पर लिख सकते हो। वो संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। कौन सी होती हैं? वो संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। आप इस चीज को याद रखेंगे। जैसे हम आपको बता दें, जिन संख्याओं को p अपान q के फॉर्म में ना लिख सकें, जैसे अगर हम आपके सामने लिख दें जैसे में, और साथ ही साथ एक चीज ये लिख लेना, जो जिन संख्याओं का, यहाँ पर ये लिखिए p अपान q के अलावा आप ये लिखिए जिन संख्याओं, जो संख्याएं लिखिए, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग ना हो और रूट के अंदर हों, एक चीज आप इस चीज को भी याद रखेंगे। देखो ऐसे फॉर्म में तो आपको कभी भी नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको ये लाइन याद रखनी है कि जो संख्या पूर्ण वर्ग ना हो और रूट के अंदर हो। जैसे में हम आपके सामने अब लिख देंगे, जैसे आपकी हो जाएगी संख्या रूट में 3 हो गया, रूट में 5 हो गया, रूट में 8 हो गया, रूट में 11 हो गया, रूट में 13 हो गया, रूट में 17 हो गया। इस प्रकार से कहने का मतलब आपके जो वो संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे अगर हम 3 का वर्गमूल लें तो डेसिमल में आएगा, सीधा सीधा नहीं आएगा। अगर सीधा सीधा आ जाएगा तो परमेय संख्या। 5 का वर्गमूल लेंगे नहीं आएगा। अगर हम आपके सामने जैसे लिख दें रूट 4, तो रूट 4 जो होता है 2 का वर्ग होता है, अब ये परमेय संख्या हो गई, ये अपरमेय नहीं रहेगी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एक संख्या आपको ये और याद रखनी है पाई। अगर आपसे कभी पाई पूछा जाता है कि पाई परमेय है या अपरमेय है, तो आप आंसर क्या कर देंगे? पाई एक कैसी संख्या है? पाई एक अपरमेय संख्या है। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं भाई। अगला आता है पूर्णांक संख्याएं। आपसे कभी कभी पूर्णांक संख्याएं भी पूछी जाती हैं कि भैया पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। हमने आपको संख्याएं बताया है कि संख्याएं होती हैं 12 प्रकार की। तो 12 प्रकार में आपको हम कई प्रकार बता चुके हैं, जिसमें एक प्रकार होता है पूर्णांक संख्या भी। देखो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? ऋणात्मक, अनंत से ऋणात्मक में आती हैं और अनंत तक धनात्मक में जाती हैं। यानी अनंत से ऋणात्मक में आएंगी और अनंत तक धनात्मक में जाएंगी, वो आपकी क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं।
आप यहाँ पर लिख सकते हो जो संख्याएं ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों में होती हैं, जो संख्याएं ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों में होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। जो संख्या ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों में होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है भाई। अब सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए, ऋणात्मक में किस प्रकार से आएंगी, इनफाइनिट में आएंगी, अनंत से लेकर के। कहाँ से आएंगी? इनफाइनिट में आएंगी, अनंत से लेकर के। जैसे आपका -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डट 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 अनंत तक जाएंगी। यानी अनंत से आती हैं और माइनस में आती हैं, फिर 0 के बाद में फिर पॉजिटिव यानी धनात्मक में जाती हैं। वो संख्याएं आपकी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। हर कोई इन संख्याओं को याद रखेगा, क्योंकि आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है क्या 0 एक पूर्णांक संख्या है, आपसे ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा, आपको संख्याएं दी जाएंगी, आपसे कहा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णांक संख्या है। अगर आपको माइनस में मिल जाए तो वो पूर्णांक है, वो ऋण पूर्णांक हो गया। धनात्मक में इस तरीके से मिल जाए तो पूर्णांक है। अगर आपको ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे 1/2, -1, 4/3, ऐसे दिया रहेगा 5/2, ऐसे दिए रहेंगे 4 ऑप्शन। अब ये तो पूर्णांक संख्या है नहीं, ये तो परमेय संख्याएं हैं। ये आपकी पूर्णांक संख्या है, वो भी ऋण पूर्णांक। जैसे आपको अगर धन पूर्णांक होगा तो ऐसे दिया रहेगा 1/2, 5/6, 7/2, कहीं आपको 3 दे दिया जाएगा, ऐसे आपको दे दिया जाएगा। पूछा जाएगा कौन सी पूर्णांक संख्या, ये तो आपकी परमेय संख्या है, ये आपकी पूर्णांक हो गई। बात समझ में? तो ये पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो ऋणात्मक में आती हैं और धनात्मक में जाती हैं, अनंत से आती हैं और अनंत तक जाती हैं। मतलब कोई भी संख्या, अनंत का मतलब ही है कोई भी संख्या माइनस में है तो वो ऋण पूर्णांक हो गया। कोई भी संख्या धनात्मक है, अगर फ्रैक्शन के रूप में नहीं दी गई है इस रूप में, तो आप ये कह देंगे वो धन पूर्णांक हो गया, यानी धनात्मक हो गया। आगे चलो भाई, अब पूर्णांक के बाद हमने आपको बता दी कौन कौन सी, फिर से बता दें। प्राकृत संख्या, पूर्ण प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परमेय, अपरमेय, पूर्णांक, इतनी आपको बता दें। अब बात आती है वास्तविक संख्याओं की। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती हैं, आपसे सर पूछा जाता है कि वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती हैं, तो आप सर आंसर क्या करेंगे? सबसे पहले ये बात देखो, वास्तविक संख्याएं हम आपको बता दें, आप लिख सकते हो जो संख्या परमेय और अपरमेय, परमेय और, जो संख्या ना लिखो, ये संख्याएं लिखो, जो संख्या में तो गलत हो जाएगा। ये संख्या परमेय और अपरमेय, परमेय और अपरमेय दोनों होते हैं। मतलब कहने का ये, इन संख्याओं में परमेय भी आ जाती हैं और अपरमेय भी हो जाती हैं, वो आपके कहलाते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। जैसे आपका हम लिख दें 2/3 परमेय होता है, एक आपका परमेय होता है 5 परमेय, जैसे 5/8 लिख दें परमेय। अब यही √3 लिख दें, √7 लिख दें, √8 लिख दें, √15 लिख दें, ऐसे लिख दें। तो ये आपकी क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में परमेय भी आ जाती हैं और अपरमेय। अगर परमेय संख्या कोई दी जाए, आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से वास्तविक संख्या कौन सी है, तो जब वास्तविक पूछा जाएगा तो आपको कौन सी संख्याएं दे दी जाएंगी? तब आपको संख्याएं सारे ऑप्शन से मिलेंगे ऋण पूर्णांक वाले, और कोई तो ऑप्शन मिल नहीं सकते, क्योंकि परमेय संख्याएं तो ये सारी हैं और ये रही आपकी अपरमेय संख्याएं। तो वहाँ पर आपको ऋण पूर्णांक वाले हो सकता है ऑप्शन मिल जाए,
और आपको ये ऑप्शंस में मिले एक आध कोई संख्या तो आप तुरंत बता देंगे कि सर ये वास्तविक संख्या है। अगर आपसे पूछी जाती है वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं तो आप याद रखेंगे। हो सकता है यही पूछ ले कि किन संख्याओं का सम्मिलित रूप होता है वास्तविक संख्याओं में। ऑप्शन आपको कुछ भी मिल सकता है, सम, विषम, पूर्ण, प्राकृतिक, भाज्य, अभाज्य, परमेय, अपरमेय। तो आपको ये याद रखना है कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो परमेय और अपरमेय का सम्मिलित रूप होती हैं। इसके बाद में अगला अगर आपसे पूछा जाए अवास्तविक संख्याएं, क्या पूछा जाता है? अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्या, तो देखो अवास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? अवास्तविक या इनका एक नाम और होता है काल्पनिक। क्या होता है? अवास्तविक या इनको काल्पनिक भी बोलते हैं। इसके दो नाम होते हैं, या तो आपको अवास्तविक लिखा मिलेगा या तो इनका नाम काल्पनिक। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जिन संख्याओं की कल्पना मात्र की जा सके। ये संख्याएं कौन सी होती हैं? आप यहाँ पर लिख सकते हैं जिन संख्याओं की मात्र कल्पना की जा सके, मात्र कल्पना की जा सके, कल्पना की जा सके। तो आप सभी लोग याद रखेंगे जिन संख्याओं की मात्र हम कल्पना कर सकें वो आपकी क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं होती हैं। सारे लोग इस चीज को याद रखेंगे। अब देखो एक चीज हम आपको बता दें अवास्तविक या काल्पनिक संख्याओं को लेकर के, अगर सर कभी भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए यहीं पर ये अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं होती क्या हैं, सबसे पहले तो हम एग्जाम्पल के तौर पर लिख दें। जैसे में अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया एग्जाम्पल क्या होंगे, तो जैसे हम लिख दें -√3, जैसे हम लिख दें -√15, जैसे हम लिख दें -√17, जैसे हम लिख दें -√19। मतलब आप ये बताइए ऐसी संख्या कभी तो आपने देखी नहीं होगी। कभी आप बैठे बिठाए खाली टाइम में कल्पना ही कर सकते हैं कि यार क्या √3 माइनस की संख्या हो सकती है। मतलब अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि क्या -3 आपकी जो है संख्या हो सकती है, क्या -15 आपकी संख्या हो सकती है, क्या -√17 संख्या हो सकती है। यहाँ तक तो सही है। अगर हम -1 लिख दें तो ये संख्या होती है, पूर्णांक संख्या ही है। -5 लिख दें तो संख्या होती है, पूर्णांक संख्या ही है। लेकिन अगर रूट के अंदर लिखी हो वो भी आपकी कैसी संख्याएं? अपूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग नहीं हो। अगर पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो रूट से बाहर आएगी, रूट से बाहर आएगी तो फिर वो पूर्णांक संख्या हो जाएगी। तो वो संख्या आपको करनी ही नहीं है जो संख्या कुछ बन जाए। इस टाइप की संख्या होनी चाहिए जो संख्या कुछ भी ना बने। वो आपकी क्या होती है? अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। लास्ट एक संख्या और होती है जिसका नाम होता है सहभाज्य संख्या। क्या होती है? लास्ट 12वां नंबर है सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या होती है। क्या होती है? सहभाज्य संख्या। ये क्या होते हैं? जिसके फैक्टर होते हैं। जैसे अभाज्य गुणनखंड आपसे नहीं कर दिया जाता है, जैसे 3 5 हो गया, जैसे 2 7 हो गया, जैसे आपका 2 9 हो गया। जैसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखी हो ऐसी संख्या, वो आपकी संख्याएं होती हैं सहभाज्य संख्या। अब हमने आपको सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भैया ये बताओ संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो हमने आपको बताया प्राकृत संख्या होती है, पूर्ण प्राकृत होती है। हमने 12 प्रकार की बनाई थी, आप गिन लीजिए। नंबर 1 प्राकृत, नंबर 2 पूर्ण प्राकृत, नंबर 3 सम, नंबर 4 विषम, नंबर 5 भाज्य, नंबर 6 अभाज्य, नंबर 7 परमेय, नंबर 8 अपरमेय, नंबर 9 आपका होता है पूर्णांक संख्या, नंबर 10 होती हैं वास्तविक, अवास्तविक 11 और इसके बाद सहभाज्य संख्या 12। 12 प्रकार की जो संख्याएं होती हैं हमने आपको बताई। इन संख्याओं पर ही आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। जब भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, इसलिए हमने आपको सबसे पहले सारी संख्याओं के बारे में बताया। अब आपको इन सारी संख्याओं के बारे में पता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी एग्जाम्स में, है ना। आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो कई लोगों को तो यही दिक्कत हो जाती है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 1 होती है कि 2 होती है कि 3 होती है कि 4 होती है, कितनी होती है। नहीं अगर पता था तो अब याद रखना सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, और सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या पूछी जाए तो 2 होती है। आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्या विषम संख्या अभाज्य हो सकती है, सॉरी क्या विषम संख्या भाज्य हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। 9 जो होती है वो विषम संख्या होती है लेकिन भाज्य भी होती है। 15 जो है विषम संख्या होती है लेकिन भाज्य भी होती है।
आपसे कहा जाएगा क्या सम संख्या अभाज्य हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि 2 जो है सबसे छोटी विषम संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। तो सम संख्या भी अभाज्य हो सकती है और विषम संख्या भी भाज्य हो सकती है। ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप गलतियाँ ना करें। तो आज का जो चैप्टर था हमारा वो सिर्फ संख्याओं पर ही आधारित था। तो आज का चैप्टर तो यहीं पर क्लोज करते हैं। कल हम आपको इससे जुड़े हुए क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि अगर 1-2 भी क्वेश्चन करा भी देंगे तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आज आप इन सारी संख्याओं का ही ज्ञान करें। कल हम आपको यहाँ इस चैप्टर के जो आपका नंबर सिस्टम है आपको क्वेश्चन कराएंगे। कल से आपको क्वेश्चंस के क्लासेस जो हैं आपको मिलेंगी। ये जो क्लास थी आपकी, ये संख्याओं पर आधारित थी कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और जितने प्रकार की होती हैं उनके प्रकार क्या क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।